Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and this is a breaking news as of now. Yes, it is happening right now. A few minutes back, ये news आई है, and this is the news that we are going to share, and this is going to be rippling and splashing all around the social media. जहां मर्जी देखोगे यही न्यूज सुनाई देगी. The central government has notified implementation of Citizenship Amendment Act. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो इनैक्ट हुआ था उसको नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि उसके रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड. इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया, इट इज एवरीवेयर. वी आर द अमंग्स दोस at an academy who do not want you to wait for anything else. और ना सिर्फ मैं सबसे पहले ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था, मैं ये भी चाहता था कि मैं इसको कंप्लीट डिटेल में आपके साथ शेयर करूं. सो दिस इज फ्रॉम द दूरदर्शन न्यूज. इट सेज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट which is the bill seeking to fast track Indian citizenship to Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who migrated to India owing to religious persecution. Keyword, ये persecuted religious minorities को सिटीजनशिप देने के लिए एक्ट बना था. मेरे एक एक वर्ड पर ध्यान देना. एट द एंड ऑफ दिस सेशन ऐसा कुछ नहीं होगा अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 which you will not know. So pay close attention and understand every word. So Citizenship Amendment Act 2019, the rules of the said, in other words, has been notified. This is the breaking news. This is Polity News. I am Dr. Siddharth Arora और मैं तुम्हें ये न्यूज पढ़ा रहा हूं. So this is from various headlines and various parts. ये इंडियन एक्सप्रेस का है. It says Center notifies CAA rules day ahead of Lok Sabha poll schedule. Citizenship Amendment was passed in 2019, led to nationwide protests against its provisions. तो जी ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बात थी. इट वॉज ऑल अराउंड इन द न्यूज, बट द टाइम हैज कम दैट वी अंडरस्टैंड कि ये सच में कंट्रोवर्सी थी क्यों, और उसको जानने से भी पहले हमको ये पूरा लॉ मालूम होना चाहिए. सो इट इज क्रूशियल दैट यू अंडरस्टैंड कि ये लॉ था क्या. सो व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? सो माय डियर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इससे पहले कि तुम किसी भी चीज को सपोर्ट करो या किसी भी चीज के अगेंस्ट जाओ, कोई भी बात बोलने से पहले उसके पीछे का लॉजिक मालूम होना चाहिए. वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे लिए आईन, हमारा संविधान ही सबसे ऊंचा है, हम उसी को फॉलो करते हैं. वी लिव इन द वर्ल्ड कॉल्ड एज लेक्स रेक्स. लॉ इज द किंग. सो जब लॉ इज द किंग तो हमें लॉ मालूम होना चाहिए. उसके बाद जो उसको फेवर करना चाहे प्लीज रेज योर हैंड, जो उसके अगेंस्ट जाना चाहे प्लीज रेज योर हैंड. देयर इज नो ऑब्जेक्शन. ये डेमोक्रेसी है. लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी हर सपोर्ट और हर क्रिटिसिज्म, देयर शुड बी 100% एब्सोल्यूट नॉलेज अबाउट इट. इट शुड बी एन इनफॉर्म्ड डिसीजन. क्रूशियल पॉइंट इज इनफॉर्म्ड डिसीजन. इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. इसमें कोई सपोर्ट या कोई अगेंस्ट नहीं है. देयर इज नो प्रोज एंड कॉन्स इन टर्म्स ऑफ बायसेस. सॉरी, मैं सिर्फ प्योर लॉ बताने जा रहा हूं. मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरी इंडियन ऑन दिस प्लैनेट. गेट देम टू नो द लॉ. सो पहले हम देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट है. सो 1950 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे था, उस दिन से पहले जो भी नागरिकता से रिलेटेड, जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी सवाल है, केवल उतना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. संविधान में सिर्फ लिखा हुआ है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो कहानी खत्म हो जाती है ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद आर्टिकल 11 के अनुसार, 11वें अनुच्छेद के अनुसार ये क्लियरली मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट फैसला करेगी कि सिटीजनशिप कैसे देनी है, नागरिकता कैसे देनी है, या फॉर दैट मैटर लेनी कैसे है. ऑल द रूल्स आर रिलेटेड ओनली टू द पार्लियामेंट.
सो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे तो 26 जनवरी से 1950 से पहले पहले की सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है। और 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट को इख्तियार है, पार्लियामेंट को हक है, यूनियन गवर्नमेंट को हक है टू मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। और उसके लिए उन्होंने एक लॉ बनाया हुआ है, उस लॉ को बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अनुसार ही हमें नागरिकता मिलती है आफ्टर 26 जनवरी 1950। क्लियर वर्ड इज आफ्टर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद के सारे नागरिकता के सवाल पार्लियामेंट के इस एक्ट में मिलेगा। वक्त के साथ साथ इस सिटीजनशिप एक्ट को कई बार अमेंड किया गया है, मेनी टाइम्स, और ये अलाउड है बिकॉज जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है, जैसे जैसे मुद्दे बढ़ते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इलीगल माइग्रेशन हो रही है, तो धीरे धीरे सिटीजनशिप एक्ट को कई बार अमेंड किया गया है, कई बार उसमें संशोधन हुआ है। ऐसा एक संशोधन जो लास्ट ऑफ दिस सीरीज में हुआ है वो 2019 का द अमेंडमेंट विच इज नाउ द स्टॉर्म इन द टी कप। यस, सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सो फर्स्ट पे अटेंशन टू एवरी वर्ड हियर। और ये वो एक्ट था जो आज के बाद कंट्रोवर्शियल एक और बार हो गया है। इन अदर वर्ड्स इट इज राइट इन द ब्रेकिंग न्यूज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, ये उसकी स्क्रीनशॉट है। यहां लिखा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, 12 दिसंबर 2019 को एज हैज बीन पास। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ने बोला द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 12 दिसंबर 2019। यानी कि जी ये लॉ तो पास हो गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट दे दिया, ये लॉ पास हो गया। आज इसको नोटिफाई यानी कि उसको इनएक्ट इन फोर्स लाते हैं। तो इससे तुम्हें थोड़ा ये भी प्रोसीजर हो जाता है कि लॉ पास होने के बाद, प्रेसिडेंशियल असेंट होने के बाद भी उसको नोटिफाई करने की एक स्पेशल तारीख होती है विच द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन निकालता है, जो दिन कोइंसिडेंटली आज का है कि इस लॉ को आज इंप्लीमेंट किया गया है आफ्टर सो मेनी ईयर्स। It was being said कि क्यों गवर्नमेंट, why is the government dragging its feet? Why are they not enforcing this act? But today that day has come. So सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इस लॉ को समझे। So मैंने ये पूरा लॉ निकाल के रखा है, मैंने एक भी चीज अपनी नहीं बताई है, मैं सिर्फ उस लॉ को थोड़े आसान शब्दों में और बड़े शब्दों में तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। इस लॉ में क्या बोला हुआ है कि कोई भी पर्सन, ध्यान से देख लो, कोई भी पर्सन जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, कोई भी मैंने वर्ड चेंज नहीं किया, फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो इंडिया आया, जो इंडिया आ गया 31 दिसंबर 2014, 31 डे ऑफ 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया, तो वो फॉरेनर नहीं कहलाएगा, उसको इलीगल माइग्रेंट नहीं बोला जाएगा। दैट्स इट, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं है इसमें। मैं फिर बोल रहा हूं, एक और बात सुनो और चिल्ला चिल्ला के शोर करके सबको बताना। इस लॉ में सिर्फ यह लिखा है कि अगर कोई पर्सन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया में आ गया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो हम उसको इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे, हम उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जो कि इलीगल, गैर कानूनी तौर से जो बाहर से भागकर आ जाते हैं, उनके ऊपर हम इस तरह का कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। और उसके एक्ट के नाम ले दिए, पासपोर्ट एंट्री ऑफ इंडिया एक्ट 1920 या फिर फॉरेनर्स एक्ट, उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। देयर इज नथिंग एल्स गिवन। फिर से भी देख लो, उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ फर्क यह किया गया है कि जो लोग बाहर से आते हैं ना माय फ्रेंड्स, जो बाहर के लोग, जो फॉरेनर्स जब इंडिया आते हैं तो एक तरीका होता है उनको सिटीजनशिप देने का, उस तरीके को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, उस तरीके को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। सो बाहर से
इंग्लैंड का कोई सिटीजन है, अमेरिका का कोई सिटीजन है, जापान का कोई सिटीजन है, कहीं का भी सिटीजन जब वो इंडिया में आकर नागरिक बनना चाहता है तो एक तरीका होता है, उस तरीके को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। उसमें कई सारी कंडीशंस है, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसमें एक कंडीशन यह है कि एप्लीकेशन देने के समय जब वह अप्लाई कर रहा होता है केंद्रीय सरकार को कि जी मुझे सिटीजन बना दो, तो वहां से कैलकुलेट किया जाता है कि उस तारीख से पहले 14 साल, उस तारीख जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है, जिस दिन वो एप्लीकेशन डाल रहा है, उस तारीख से पिछले 14 साल में वो कम से कम 11 साल इंडिया में रहना चाहिए। दैट्स इट। लॉ देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट ड्यूरिंग 14 years immediately preceding the said period he should be living in India for not less than 11 years। ये नॉर्मली है। तो अगर कोरिया से कोई बंदा आ गया, कोई जापान से आ गया, कोई स्वीडन से आ गया और वो नेचुरलाइजेशन के रास्ते से इंडिया में आना चाहता है और इंडिया के केंद्रीय सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है जी मुझे तो है ना सिटीजन बना दो, तो हम बोलते हैं जी सिटीजन बन जा, लेकिन जिस दिन अप्लाई करेगा उस दिन से पिछले 14 साल में से 11 साल तो इंडिया रहना चाहिए। ओके, और वो बात भी है कि जिस दिन तू अप्लाई करेगा उससे एक साल, जिस दिन एप्लीकेशन होता है, जिस दिन एप्लीकेशन होगा उससे एक साल पहले तो लगातार रहेगा और उससे 14 साल पहले, सो 11 + 1। सो अगर मैं अप्लाई आज कर रहा हूं, आज क्या तारीख हो गई, ओह हाँ तो बड़ा दिन है, यस, तो आज है 11 मार्च 2024 और मैंने अप्लाई किया है, तो मेरे से कैलकुलेट किया जाएगा कि जी पहले देखना कि 11 मार्च 2023 से तो लगातार यहां रहना चाहिए और 11 मार्च 2023 से पहले 14 साल 2009 जो मर्जी होगा उसमें से 11 साल तो इंडिया में रहना चाहिए। 11 + 1 का कॉन्सेप्ट है। सो 11 + 1, इसमें क्या किया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये जो 11 साल है ना माय फ्रेंड्स, इस पर रियायत दे दी गई है फॉर 6 years, यानी कि उसको 5 साल बना दिया गया कि तुम जो हिंदूस, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसीस कमिंग फ्रॉम 3 countries, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया आए, तो माय डियर पीपल तुम्हें 11 साल की जगह 5 साल हो जाएगा, वो जो रूल्स ऑफ नेचुरलाइजेशन है। तो 11 साल + 1 की जगह 5 साल + 1 होगा। इतनी रियायत दी गई है। कीवर्ड है कि ये सिटीजनशिप देने का तरीका है, ये सिटीजनशिप लेने का तरीका नहीं है। इस एक्ट में कोई भी बात सिटीजनशिप किसी की लेने की बात नहीं हुई है। ये कुछ कम्युनिटीज को कुछ कंट्री से एक समय से पहले आने के बाद रियायत दी गई है। प्लीज रिमेंबर, नोबडीज सिटीजनशिप इज बीइंग टेकन अवे। सो जो लोग इस बात से घबरा रहे थे या जो बात इस बात को फैलाते हैं कि जी जो एग्जिस्टिंग सिटीजन्स हैं उनकी सिटीजनशिप ले रही गई है, नॉट एट ऑल, बात ही नहीं है। सामने पड़ा लॉ, खुद उठा के देख लो, मैंने तुम्हें सिर्फ आसान भाषा में समझा दिया है। नोबडी सिटीजनशिप इज बीइंग टेकन अवे। तो सवाल यह पैदा होता है कि यार फिर ये 11 साल को 5 साल बनाया क्यों गया है। सिर्फ सवाल यह है कि वाई 11 years हैज बीन कन्वर्टेड टू 5 years। कि 6 साल की रियायत क्यों दी गई, इसके पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है। तुम्हें मालूम है कि 1947 की आजादी के साथ साथ एक बड़ा दुखद, एक बड़ा वायलेंट, एक बड़ा ब्लडी पार्टीशन हुआ था। तो उस खुशी की, उस आजादी की खुशी के साथ साथ एक गम था कि यार इतने लोगों का हत्या हुई, एक दूसरे के मार रहे हैं, नेबर्स एक दूसरे को मार दिया, अनबिलीवेबल ब्लडशेड हुआ था। तभी फैज ने बोला था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। तो ये बड़ा दुख की बात थी। लेकिन हुआ ये कि ऐसा नहीं हुआ था माय फ्रेंड्स कि सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए थे और सिर्फ मुस्लिम्स इंडिया में थे ही नहीं, ऐसा भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि पाकिस्तान में हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, क्रिश्चियंस और पारसीस नहीं थे। तो दोनों कंट्रीज में दोनों ही कम्युनिटीज या इनफैक्ट सारी कम्युनिटीज थी।
जब पार्टीशन का जो नियम था ना, वो डोमिनेटेड वर्ड था, डोमिनेटेड, उसमें बोला था मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश बलूचिस्तान, सिंध, खैरपुर एंड द ब्रिटिश बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब लोग को पाकिस्तान बनाया गया था। वर्ड था डोमिनेटेड, ऐसा नहीं था कि ओनली मुस्लिम्स था। तो थोड़े वहां पर भी सो कॉल्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज थे, और ऑब्वियसली इंडिया में भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज थे। तो एक अग्रीमेंट किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ ऑन 8 अप्रैल 1950। ये वो एग्रीमेंट की फोटोग्राफ है। उस एग्रीमेंट में बोला गया, क्रिटिकल हॉस्टेज रूल्स के अनुसार हम दोनों कंट्रीज ने वादा किया कि जी तुम भी है ना माइनॉरिटीज के को इक्वल राइट्स देना, हम भी माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देंगे। जबकि इंडिया तो हमेशा देना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने भी को भी वादा करवा दिया कि तुम साइन कर दो दैट वी विल गिव इक्वल राइट्स टू एवरीवन, और ये वादा था। तो अगर तुम पढ़ोगे, द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान solemnly agree that all minorities throughout its territory will give complete equality of citizenship irrespective of religion, full sense of security in respect of life, culture, property, personal honor, freedom of movement, etc. In other words, कि जी तुम कोई भेदभाव नहीं करोगे, तुम उनको अपनी रिलीजन फॉलो करने दोगे, तुम उनको अपनी लाइफ जीने दोगे, अपना कल्चर का फॉलो करने दोगे। दोनों ने वादा किया, और इसी बेसिस पर ये नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हुआ। हमने अपना वादा निभाया। हमारे यहां पे माइनॉरिटीज की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे यहां पर हर कम्युनिटी, हर रिलीजन को इक्वल राइट्स मिले, इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स मिले। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बने, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान ने अपना वादा नहीं निभाया। देयर वॉज न्यूज ऑल अराउंड, ओके, वाई पाकिस्तानी हिंदूज लीव देयर होम्स फॉर इंडिया, ओके, ये बीबीसी की न्यूज है, राइट। ये एक और न्यूज आई है, हिंदूज आर अनटचेबल माइनॉरिटी इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान नरेट स्टोरीज ऑफ मिजरी, ये एक और न्यूज है। वहां पर अजीब अजीब हम लोग को सुनने में आ रहा है कि ये कम्युनिटीज जिनके साथ एक्चुअली इक्वालिटी का रिलेशनशिप होना चाहिए था, उनके साथ परसिक्यूशन की जा रही है, उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ क्रूअल्टी की जा रही है। और ये सिर्फ एक जगह से न्यूज नहीं था, ये पाकिस्तान के अपने भी न्यूज थे, बहुत सारे, पीटीआई इस्लामाबाद से भी आया हुआ है, ओके, यू सीन एवरीवेयर, जहां मर्जी देखो, रिलीजियस माइनॉरिटीज कंटिन्यू टू फेस वायलेंट अटैक्स इन पाकिस्तान। ये ह्यूमन राइट्स ने देखा, बहुत सारी जगह पर ये बात हुई। अब इंडिया को क्या, उन लोगों के लिए जो इस वादे को भरोसा करके वहीं रहे थे कि उनको इक्वालिटी मिलेगी, क्या इंडिया को अपने उन लोगों के प्रति क्या कोई ड्यूटी है या नहीं है? यही सवाल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। इंडिया ने अपना वादा निभाया, बट क्या इंडिया का यह फर्ज नहीं है कि वो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज जो कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, देखो दोनों वर्ड की जरूरत है यहां पे, केवल माइनॉरिटीज की बात हो रही है, केवल रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात हो रही है, तो सबकी बात नहीं हो रही, उनकी बात हो रही है जो माइनॉरिटी ग्रुप था इन कंट्रीज में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उन माइनॉरिटीज ग्रुप जिनके साथ बुरा हो रहा है, उनके लिए यह रियायत दे दी गई है कि 11 साल की जगह 5 साल हो गया। That's it. जो लोग ठीक से सब्जेक्ट समझते नहीं है, जिनको लॉ आता नहीं है, उनको लगता है कि ये इक्वालिटी नहीं है, क्यों मुस्लिम्स नहीं इंक्लूड किए गए, या फिर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज को अलग से ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमारे यहां पर इक्वालिटी जरूरी नहीं है मैथमेटिकल इक्वालिटी हो, हमारे यहां पर इक्वालिटी रिलीजियस या फिर किसी भी बेसिस पर अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर दी जाए, वर्गीकरण कर दी जाए, तो उनके तरफ किया जा सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनता है, यस, क्यों? क्योंकि उनको रीजनेबली क्लासिफाई किया गया है। विमेन के लिए स्पेशल लॉज बनता है, यस, क्यों? क्योंकि उनको क्लासिफाई किया गया, वर्ग को क्लासिफाई किया गया है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। जुवेनाइल्स के लिए अलग से लॉ बनता है, यस। तो क्लासिफिकेशन अगर समझदारी से सही मायनों में रिक्वायर्ड है तो एक ग्रुप को क्लासिफाई किया जा सकता है और उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं, रियायत दी जा सकती है। यह हमारे आर्टिकल 14 में क्लियर है।
अगर इस बेसिस पे देखें तो ये हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, क्या इनको एक ग्रुप बनाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट एज ऑफ नाउ, यस। और क्योंकि उनको एक स्पेशल ग्रुप की तरह सोचा गया है, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको यह रियायत देना एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस पर बहस नहीं की जा सकती, आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, एंड ऑब्वियसली द कोर्ट्स आर ओपन फॉर ऑल ऑफ दैट। लेकिन इसको चैलेंज करने से पहले यह समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा वर्गीकरण, ऐसा रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। सो मैंने तुम्हें सारा लॉ पढ़ा दिया, मैंने तुमको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझा दिया, तुम ये बात समझ ही सकते हो कि ये प्रोटेक्शन ऑफ द परसिक्यूटेड है, माइनॉरिटीज को एज ग्रुप्स प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। ये तो तब से करना शुरू कर देना चाहिए था जब से ये परसिक्यूशन शुरू हुआ था, जब से ये उत्पीड़न शुरू हुआ था। लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आज इतने सालों के बाद हम अपने ही उन लोगों के लिए जो कि उस भरोसे पे, कि उस पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर जब पर भरोसा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, नहीं रहा, तो उनको आज दरवाजा खोल देना क्या इतना बुरा है? आई डोंट थिंक सो। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एज अ लॉयर। मैं ये बात समझता हूं कि एटलीस्ट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट पार्ट। हाउएवर, एज आई सेड, एवरीथिंग इज ओपन। लेकिन प्लीज, बिफोर यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, प्लीज अंडरस्टैंड it does not affect at all the existing citizenship of any Indian. ये सिटीजनशिप देने का लॉ है, ये सिटीजनशिप लेने का लॉ ही नहीं। मैंने तुम्हारे सामने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। यस, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ अदर परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस जो डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन नथिंग ऑन द फेस ऑफ इट इज एक्सक्लूजन। कोई एक्सक्लूजन है ही नहीं। सो बिफोर यू स्टार्ट, बिफोर यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉ। लॉ के अनुसार क्या ये सब कुछ ठीक ठाक है? आइदर वेज थिंक अबाउट इट, कमेंट सेक्शन में डालो एंड कीप इट सिविल प्लीज। ऑलराइट, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम जस्ट अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉ। मैं अपना ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ दे रहा हूं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 बीइंग नोटिफाइड टुडे। सो ये देश सबका है, सबका ही रहेगा। This is truly a Jai Hind moment. So make sure that we remain, solidarity is combined. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of our nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. Thank you very much. God bless and Jai Hind. And if you want to study from me even furthermore detail, please use the code SEDLIVE and join us. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.